नमस्कार दोस्तों। मैं स्टडी विथ राजन कुमार। जैसे आप लोग को पता है कि ये लुसेंट का आधुनिक भारत का सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको गवर्नर जनरल, 1857 का विद्रोह, प्रमुख जनजातीय और किसान आंदोलन, उसके पहले अंग्रेजी शासन का आगमन, ये सब कर चुके हैं। यह वीडियो आप लोग के लिए अगर लाभदायक हो, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि जो लुसेंट में इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोग को पता चले, और जो बार बार क्वेश्चन पूछता है उससे आप परिचित हो, फालतू चीज़ें याद करने से बचे। यह सीरीज विशेष करके उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो अनुभवी नहीं है और आपको लुसेंट नए नए पढ़े हुए हैं, तो हमारे पूरे वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस ने को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपको है, मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन कौन सम्मिलित थे। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस याद रखिएगा, मस्ट पे। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? ये आपको 1900 अप्रैल 1908 में हुआ था, ये आपको पूछेगा यहाँ से। उसके बाद जो बम जो था वो किनके गाड़ी पर गिरा था? केनेडी के गाड़ी पर, जो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, जिसमें 2 महिलाएं मारी गई, ठीक, जिसमें उनकी एक पत्नी और बेटी थी। अब देखिए, जब यहाँ बम कांड हो गया और इन लोगों को पता चल गया कि गलत आदमी मर गया, तो यहाँ से बच के निकलने का प्रयास किए, ट्रेन पर बैठे, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए और प्रफुल्ल चाकी जो थे वो पकड़ने के भय से खुद आपको आत्महत्या करके मर गए। और तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आत्महत्या के द्वारा कौन, मतलब आपको किनका डेथ हुआ था? तो प्रफुल्ल चाकी का। फांसी किनको दी गई? खुदीराम बोस को। और सबसे कम उम्र में फांसी देने वाला क्रांतिकारी का नाम क्या है? तो वो है खुदीराम बोस, याद रखिएगा। कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष की अवस्था में। और कब फांसी दी गई? तो आपको फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। इतने क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हैं, ये लाइन ही मस्ट भी है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों की युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता वरिंद्र कुमार घोष थे। यहाँ से आप लोग को सिर्फ ये जानना है कि युगांतर दल के नेता जो कौन थे? वरिंद्र कुमार घोष, बस, दूसरा कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट आते हैं। 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये मस्त भी आई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जैसे कुछ भारत के अंदर हुए और कुछ भारत के बाहर हुए। तो भारत के बाहर प्रमुख आंदोलनकारियों में आपको श्याम जी कृष्ण वर्मा महत्वपूर्ण है। ये पेरिस में, लंदन में अपना कार्यभार संभाले हुए थे। तो उन्होंने ही क्या किया? लंदन में आपको इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था? तो लंदन में किया था। और एक और फैक्ट बनते हैं यहाँ से कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो आपको एक पत्रिका निकालते थे, जिसका नाम था इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है। ये मैडम भिखाजी कामा के साथ भी आपको काम किए हैं। इनका पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन सोशलिस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ढाका के नवाब सलीम उल्ला खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। कहने का मतलब है 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्ला खां और आगा खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ ढाका में।
और यहीं पे मुस्लिम लीग का अध्यक्ष क्या गठन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं कि जो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो वाकरुल मुल्क किए थे। कौन किए हैं? वकारुल मुल्क। कौन किए हैं? तो वकारुल मुल्क, याद रखिएगा। ठीक, तो 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग का क्या किया गया था? गठन हुआ था, याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट जो अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1907 ईस्वी में, यहीं में कराची पर मुस्लिम लीग का संविधान बना। तो मुस्लिम लीग का संविधान किस अधिवेशन में बना था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कराची में बना था। कब बना था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, इसी संविधान के अनुसार प्रथम बार अधिवेशन जो है वो 1908 ईस्वी में अमृतसर हुए हैं। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम बता दिए। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन का बैठक कौन किया था? तो वकारुल मुल्क किए थे। ठीक, उसके बाद 1907 ईस्वी में संविधान निर्माण हुआ कराची अधिवेशन में, और संविधान निर्माण के अनुसार प्रथम बैठक जो हुआ वो आपको कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। ठीक, अध्यक्षता कौन किया था इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इसकी अध्यक्षता आगा खां द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया? समर्थन किया था। ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लीग किया कि नहीं किया? तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया? समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भिखाजी रुस्तम कामा, भिखाजी रुस्तम कामा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, भिखाजी रुस्तम कामा ये आपको महिला क्रांतिकारी हैं। ठीक, ये मूल रूप से फ्रांस के नागरिक थे और जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, सम्मेलन हुआ, यहाँ पे सोशलिस्ट लोगों का सम्मेलन हुआ था यहाँ पे। तो इसी सम्मेलन में आपको भिखाजी कामा ने तिरंगा झंडा को फहराया था। ठीक है, इसी सम्मेलन में भिखाजी रुस्तम कामा ने तिरंगा झंडा को फहराया था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है कि मैडम भिखाजी कामा ने कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय झंडा को प्रथम बार फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट कहाँ है? तो जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय झंडा को कौन फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा फहराए थे। ये आपको कुछ समय के लिए दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किए हुए हैं। ठीक है, और आज 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन जो सोशलिस्ट लोगों का, समाजवादी लोगों का सम्मेलन था, कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसको कहा जाता है? भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भिखाजी रुस्तम कामा, याद रखिएगा। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको बनता भी है। ये भी आपको लाइन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम जो लाइन आते हैं यहाँ पर है, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढीगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढीगरा को मृत्युदंड दिया गया। तो बस यहाँ से क्वेश्चन यही पूछेगा कि विलियम कर्जन वाली को गोली कौन मारा था? तो मदन लाल ढीगरा। या मदन लाल ढीगरा द्वारा किनको गोली मारी गई? था विलियम कर्जन वाली को। कब मारा गया था? इतना डेट याद रख सकते हैं आपको, 1909 ईस्वी में मारा गया। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसी तरह से, अनंत कहारे ने किनको गोली मारा? तो जैक्सन को गोली किसने मारे? तो अनंत कहारे ने। ये भी 1909 की घटना है, तो दोनों आप लोग याद रख सकते हैं। एक आपको मदन लाल ढीगरा ने किनको गोली मारी? तो विलियम कर्जन वायली को गोली मारी। उसी तरह से अनंत कहारे ने किनको गोली मारी? तो जैक्सन को गोली मारी। ठीक, नेक्स्ट लाइन जो है मोस्ट बीबीआई है आपको। जैसे आपको पता है कि 1911 में ईस्वी में दिल्ली दरबार हुआ, जिस समय आपको गवर्नर जनरल कौन थे? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। यहाँ पे जो दिल्ली दरबार हुआ उसमें जॉर्ज परचम और मेरी आए थे, उनका जमकर स्वागत हुआ। इसमें क्या किया गया इस समय आपको? इसके पहले 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके लेकर आपको बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में आपको स्वदेशी मूवमेंट चले थे उस विभाजन के विरोध में। तो उसी विभाजन को ख़त्म करने के लिए और आपको क्रांतिकारियों को खुश करने के लिए, उदारवादियों को एक क्या किया गया? दरबार लाया गया।
और इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, तो निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को हम लोग क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और इसी सम्मेलन में ये भी निर्णय लिया गया कि बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया जाएगा। कहने का मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र और बंगाली भाषा क्षेत्र अलग अलग हो जाएंगे। एक तरफ बंगाल होगा, एक तरफ बिहार होगा। ठीक है, बिहार मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाएगा और वो अलग प्रांत क्या कहलाएगा, आपको बंगाल कहलाएगा। और जो दूसरा क्षेत्र होगा वो बिहार कहलाएगा। और बिहार में उड़ीसा और झारखंड दोनों सम्मिलित थे उसमें। ठीक है, जिसकी राजधानी पटना निर्धारित की गई। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि बंगाल में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, तो राजधानी को उससे बचाने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ा था इन लोगों को। तो ये जो है आपको दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था, जिस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, द्वितीय थे। उन समय 4 घोषणाएं हुई। एक, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। दूसरा, बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया जाएगा जिसको बंगाल कहा जाएगा। और बिहार एक अलग राज्य बना जिसे उड़ीसा कहा जाएगा। ठीक है, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित है। इस तरह से राजधानी को कोलकाता से दिल्ली के हस्तांतरित किया गया। अब देखिए, इसी घोषणा के बाद क्या हुआ, 2012 में दिल्ली जो था भारत की राजधानी बनी। घोषणा कब किया गया, तो 1911 ईस्वी में। लेकिन राजधानी कब बनी, तो 1912 ईस्वी में। इस बात को याद रखिएगा। अब इसी घोषणा के बाद में जब दरबार मूव हो रहा था, राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था, तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे हाथी पे सवार थे। उसी दौरान क्या किया गया, रास बिहारी बोस और उनके सहयोगियों के द्वारा दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर क्या किया, बम फेंका गया, लेकिन वो बच गए। इस आरोप में बहुत सारे व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें 13 व्यक्ति प्रमुख रूप से गिरफ्तार हुए। उसमें मास्टर अमित चंद्र, महत्वपूर्ण क्रांति नेता दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बजराज दीनानाथ और बलराज। इतना इंपॉर्टेंट लाइन हुआ। इसमें क्या है आप लोग को बता रहे हैं हम। और इन पे क्या किया गया, केस चलाया गया, जिस केस का नाम क्या था, दिल्ली संयंत्र केस। याद रखिएगा, इसको दिल्ली लाहौर संयंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको जो बम कांड हुआ था दिल्ली दरबार मूव के दौरान, उसको हम दिल्ली संयंत्र केस के नाम से जानते हैं। जिसमें आपको दीनानाथ जो थे वो दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए, जिसके बाद 2-3 क्रांतिकारी लोगों जैसे अवध बिहारी लाल, लाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी हुई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आपको लॉर्ड हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था, तो 1912 में दरबार मूव के दौरान जो बम फेंका गया था। तो इस क्रांतिकारियों पर जिस केस के द्वारा मुकदमा चलाया गया, उस केस का क्या नाम था, तो उस केस का नाम था आपको दिल्ली संयंत्र केस। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। बाद में यह गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा, पंजाबी में। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कल्ला चीठा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में याद रखिएगा। उसको स्थापना कौन किया था, तो लाला हरदयाल प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष इसके जो थे वो सोहन सिंह भाखना थे। बस 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 इतना ही याद रखिएगा, हो गया इसका। इस किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो उर्दू और आपको पंजाबी में। हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था, इंग्लिश में प्रकाशित शायद होता था। तो ये 2-3 और भाषा में प्रकाशित होता था, जिसमें से उर्दू और पंजाबी मुख्य रूप से है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे सैन फ्रांसिस्को। ये भी पूछता है कभी कभी कि अमेरिका के किस भाग में है। तो ये आपको, जैसे आप एक कनाडा हुआ, ठीक है, ये क्षेत्र कनाडा हो गया, ये अमेरिका हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को इस क्षेत्र में है।
तो आपको अमेरिका के पश्चिमी भाग में सैन फ्रांसिस्को है। इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपको कोमागाता मारू जहाज, जापानी जहाज। कोमागाता मारू जापानी जहाज को क्या किया था, बाबा गुरुदत्त सिंह ने सिंगापुर से किराए पर लिया था। ठीक है, और इस जहाज़ पे वो कुछ भारतीय लोगों को लेके आपको कनाडा निकल गए। कनाडा में उन लोग रोजगार की तलाश में जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इसी दौरान ब्रिटिश सरकार के कहने पर कनाडा सरकार ने इन लोगों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया, प्रवेश नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि वो वहाँ से लौट के भारत आ गए। भारत आए और भारत के आपको पश्चिम बंगाल में आए। ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह के आसपास है, वहाँ पे आए। और इन लोगों को गुस्सा था कि ब्रिटिश सरकार के कहने पर कनाडा में हम लोग को प्रवेश नहीं मिला है। ब्रिटिश सरकार से गुस्सा थे। इस दौरान इनका पुलिस से झड़प भी हुआ, जिसमें कुछ लोग मारे गए और कुछ लोगों को जबरदस्ती ट्रेन में बैठा के पंजाब भेज दिया गया, जहाँ पे आगे चल के इनमें से कुछ लोग डाकू भी बन गए। ये कहानी है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कोमागाता मारू जापानी जहाज को किसने लीज में लिया था, तो गुरुदत्त सिंह ने। कोमागाता मारू क्या है, तो एक जहाज है। किस देश का जहाज है, जापान का जहाज है। कहाँ से लीज पे लिया गया था, तो सिंगापुर। किस देश की यात्रा पर जा रहे थे, तो अब वो कनाडा की यात्रा पर। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, तब देखिए यहाँ पे यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1911 को हुगली पहुंचा। कनाडा से लौट के बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाश हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए। ये सब बात है। चलिए 1915 में अंग्रेज जो बात इसमें बोले हैं वहीं याद रखिएगा, ये सब फालतू बात है, याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको लौटा दिए थे। अब ये उपाधि क्यों मिली थी, क्योंकि महात्मा गांधी लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे और सैनिक भागीदारी में आपको मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उनको आशा थी कि अगर हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी सरकार का सहयोग करेंगे तो वे लोग भी युद्ध के बाद हम लोग के लिए कुछ छूट दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस दौरान जब ये अंग्रेजी सैनिकों सेना में भारतीयों को भर्ती करा रहे थे महात्मा गांधी, तो उनको सर्जेंट कहा गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर उपाधि की सम्मान दिया गया। इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, मतलब गरम दल नरम दल, जिनका विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल, जिनका विभाजन 1907 के अधिवेशन में हो गया था, सूरत अधिवेशन में, फिर से लखनऊ अधिवेशन में दोनों में एकता स्थापित हुई। इस दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हुआ। याद रखिएगा, दो काम हुए हैं, एक गरम दल नरम दल का समझौता और मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता। ठीक है, कहाँ पे, तो लखनऊ अधिवेशन में हुए 1926 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट होम रूल लीग था, जिसमें आपको स्वशासन के लिए लोगों को शिक्षा दिया जाता था। इसका जनक आपको एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट भारत में इसको लाई। और क्या किया, होम रूल लीग 1918 में शुरू किया लोग। ठीक, सॉरी 1918 कर 1916 में शुरू किया लोग। तो इस दौरान आपको बाल गंगाधर तिलक अलग अपना टकराव से बचने के लिए अलग अपना होम रूल लीग स्थापित किए और एनी बेसेंट जो थी वो अपना अलग होम रूल लीग स्थापित की मद्रास में। ठीक है, तो आपको बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कहाँ पे होम रूल लीग स्थापित किए थे, तो याद रखिएगा पुणे में। कहाँ पे, पूना में। ठीक, और उसी तरह से एनी बेसेंट कहाँ पे स्थापित किया था की थी, तो आपको मद्रास में। याद रखिएगा, मद्रास में जो एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना की थी उसका सचिव कौन था, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। इतना ये भी आई है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। हाँ, दोनों डेट में
आप कॉमन चीज़ देखते होइएगा कि पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूलिंग की स्थापना किया गया था, बाद में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अब मुख्य जो प्रमुख प्रसार हुआ, ठीक है, एनी बेसेंट का हुआ, मतलब अधिक सदस्य बने इसके एनी बेसेंट के होम रूलिंग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसीलिए लोग इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा करते थे। ये लाइन आपको बता चुके हम। ठीक है, उसी तरह से 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो साबरमती नदी के किनारे था। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट हम आएंगे भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश होगा और आपको चंपारण सत्याग्रह शुरू होगा। तो इसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा आपको उत्साह बढ़ाइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत पूरा लुसेंट अनुभव अपने अनुभव से आप लोग को बता दें, ताकि आप लोग को याद करना आसान हो। ठीक, आगे हम लोग प्रतियोगिता दर्पण और मंथली करंट अफेयर का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के फालतू तालतू क्वेश्चन विभिन्न चैनल पर आपको मिलते हैं, मंथली हो, साप्ताहिक हो, डेली हो, जिसमें बिना मतलब बकवास क्वेश्चन भी शामिल, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ बकवास क्वेश्चन होते हैं। उस सबसे बच के हम लोग लगभग 200-300 क्वेश्चन का एक अच्छा सीरीज चलाएंगे, जिसमें लगभग में आपको क्या हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हो वो आपको बता देंगे। एक बार देखिएगा जरूर, फ़ायदा होगा, वो खुद आप लोग को लग जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सीरीज जल्द से जल्द चालू करें। इसके साथ साथ पीडी भी आप लोग को हम पढ़ाने चल रहे हैं अपने अनुभव से। हम बात आप लोग नहीं मानिएगा, हम पीडी 3 दिन में याद कर लेते हैं। अब हम कैसे याद करते हैं वो आप लोग को बताएंगे, उसी तरह से आप लोग से भी याद करा लेंगे। और जो भी एग्जाम में करंट अफेयर पूछे जाते हैं, मेरे मतलब चैनल को फॉलो करते हैं, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, कम समय में याद भी हो जाएगा। कम 1 घंटा आधा घंटा टाइम डेली दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि फालतू का डेली के 1 घंटा देखते हैं लोग, उसके बाद फिर भी क्वेश्चन छूट जाता है, वैसे मेरे चैनल पे नहीं होगा। ठीक है, अतः जुड़िए लो, जुड़ के इसका फ़ायदा उठाइए लो। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।